Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को आधा परसेंट या जिसको हम लोग 50 बेसिस पॉइंट बोलते हैं वो कम कर दिया गया है। पहले दोस्तों जो रेपो रेट हुआ करती थी वो 6% थी, पर इसको कम करके अब 5.5% यहाँ पे कर दिया गया है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि रेपो रेट कम करने का इम्पैक्ट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर आपका आरबीआई बैंकों को पैसे लेंड करता है। अगर ये रेट कम होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैंकों के पास ज़्यादा पैसा कम इंटरेस्ट पे आता है, कम रेपो रेट पे जब आएगा तो कहीं ना कहीं बैंक भी फिर लोगों को सस्ते रेट्स के ऊपर लोन दे पाएंगे, जिस वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, कहीं ना कहीं वो खर्चा ज़्यादा करते हैं एंड उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो रेपो रेट कम करना ये हमारी ग्रोथ के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एंड ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले एक साल के अंदर आप नोटिस कर पाओगे, या 2025 की अगर हम बात कर लें तो 6.5% पहले था रेपो रेट, पर पहले 0.25% कम किया गया, फिर दोबारा 0.25% कम किया गया एंड अब 0.5% कम किया गया, तो अब 5.5% यहाँ पे हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ ऑफ प्राइमरी लिक्विडिटी ये रिलीज होगी बाय द ईयर एंड एंड उससे कॉस्ट ऑफ फंड भी एक तरह से काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग कैश रिजर्व रेशो या सीआरआर के बारे में जानते होंगे। देखो अभी तक जो सीआरआर था ना वो 4% था। ये सीआरआर वो पैसा होता है जो कैश की फॉर्म में बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है एंड इसको बैंकों के पास कोई इसके रिगार्डिंग कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। पर अब इस सीआरआर को कम किया जा रहा है 3%। पर ये एक ही बार में नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आने वाले दिनों में, जैसे आप यहाँ पे डेट्स पढ़ सकते हो, September 6, October 4, November 1 और November 29। तो इस तरह से 0.25% 4 बार इस तरह से कम किया जाएगा। बाय द ईयर एंड ये आपको 3% सीआरआर देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे कि सर जब इस तरह से हमारे इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है उससे ग्रोथ तो प्रमोट होती है, बट साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी आता है, राइट? तो क्या आरबीआई को अब इन्फ्लेशन का डर नहीं है क्या? नहीं, डर बिल्कुल है। बट आरबीआई ने ये नोटिस किया है कि अभी महंगाई कंट्रोल में है। जैसे हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट है 4 ± 2%, पर आने वाले दिनों के अंदर आरबीआई का ऐसा अनुमान है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कुछ 4% से नीचे ही यहाँ पे रहने जा रही है या उसी के आसपास रहेगी। तो इन्फ्लेशन इज वेरी मच इन द कंट्रोल। इसीलिए आरबीआई यहाँ पे स्टेप्स ले रहा है ताकि इस तरह से हम ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट कर पाए। इसके साथ ही साथ आप लोग आरबीआई की स्टैंस के बारे में जानते होंगे। आरबीआई का अभी तक जो स्टांस था वो आपका अकोमोडेटिव था, यानी कि वो सोच रहा था कि रेपो रेट कम करने की तरफ देखेंगे फ्यूचर में। अब उसने आरबीआई ने अपने स्टांस को न्यूट्रल कर दिया है, यानी कि हम अब आगे जाके देखेंगे कि महंगाई ज़्यादा है या महंगाई कम है, उसके हिसाब से रेपो रेट आगे जाके फ्यूचर में बढ़ाना है या कम करना है या उतना ही रखना है, इसके रिगार्डिंग हम कोई भी स्टेप आगे ले सकते हैं। दोस्तों डेट है आज की 7 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं एंड इनके माध्यम से आप हमारे यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर बहुत ही कम प्राइजेस के अंदर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 2+1 ईयर का जो प्रारंभ बैच है, राइट, उसके ऊपर आपको फ्लैट 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जो कहीं ना कहीं कॉलेज के साथ साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्टेप बाय मैनर के अंदर इसमें यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2026 के कैंडिडेट्स के लिए हमारा जो प्रहार बैच है एंड साथ साथ टाइटन बैच है। 2027 के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास संकल्प एंड पिनेकल बैच है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप 2025 इसी साल अपना मेंस लिखना चाहते हैं तो सृजन मेंस 2025 बैच है, जहां पर आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप एंड साथ ही साथ आपको मॉडल कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। 2026 वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे सृजन का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लास्टली अगर मैं दोस्तों बात करूं, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ये जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं यहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड इनके ऊपर भी आपको अप टू 50% ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं इंडिया इलेक्टेड टू
यूएन इकोसॉक। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने इकोसॉक के बारे में सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। टोटल 6 मेन ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सुना होगा। ये सब मेन ऑर्गन्स ही हैं। उसी तरह से जो इकोसॉक है ना, वो भी आपका यूनाइटेड नेशन का उन 6 मेन ऑर्गन में से एक ही ऑर्गन, एक ऑर्गन है जिसको यहाँ पे 1945 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इकोसॉक के अंदर सारे देश मेंबर नहीं होते। यहाँ पर केवल और केवल 54 कंट्रीज ही इसके यहाँ पे मेंबर होती हैं, जिनका टर्म होता है 3 साल का। राइट। और इनको ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे अफ्रीकन कंट्री से 14 सीट्स होती हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट से 11 सीट्स, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 सीट्स, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट से 10 सीट्स, वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट से 13 सीट्स। तो इस तरह से इन सबको टोटल करोगे तो आपको 54 इस तरह से मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब जो यूएन जनरल असेंबली है, जिसमें 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, वो वोटिंग करती हैं एक सीक्रेट बैलेट से। एंड जिसको यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है, यहाँ पे उनको यहाँ पे इकोसॉक का मेंबर बन जाते हैं वो। तो अभी क्या हुआ है सर, इंडिया को भी यहाँ पे वोटिंग हुई एंड इंडिया ने इस वोटिंग में यहाँ पे भारत को भी जीत मिली। तो भारत भी अब यहाँ पे इकोसॉक का मेंबर बनेगा। कौन से सालों के लिए? 2026 से लेकर 2028। मैंने बताया था ना 3 साल का टर्म होता है। तो 1 जनवरी 2026 से हमारी जो टर्म है यहाँ पर स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड यही इकोसॉक वाली बॉडी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करती है, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक इश्यूज के रिगार्डिंग यहाँ पे काम करती है। तो जो 2030 का हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काम करना, वो सारे काम इकोसॉक ही देखता है। बाकी इसके अलावा ना आप लोगों ने बहुत सारी बॉडीज के बारे में सुना होगा या अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुना होगा। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सुना होगा, आईएमएफ का सुना होगा। ये इकोसॉक के परव्यू के अंतर्गत ही आते हैं। उस तरह से आप यूनिसेफ की बात कर लीजिए, यूनेस्को की बात कर लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट बॉडीज है ना, ये इकोसॉक के ही परव्यू के अंतर्गत है। बाकी देखो, भारत इकोसॉक का मेंबर बना है। डेफिनेटली भारत क्या कोशिश रहेगी, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों में काम करने के लिए। भारत की कोशिश हमेशा यही रही है कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो थोड़े पिछड़े हुए देश हैं, उनकी आवाज़ को भी हम आगे यहाँ पे दुनिया के सामने लेकर आ पाएँ। जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फेयर होने चाहिए। भारत ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की भी और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के रिफॉर्म्स की भी बात करी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रॉपर्ली होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के यहाँ पे डेवलपमेंट में यहाँ पे शामिल हों, उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। एंड क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे हमारा फोकस यहाँ पे रहने जा रहा है। इसके अलावा यूएन की कैसे एक तरह से क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उसके लिए रिफॉर्म्स भी हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। एंड इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के अंदर भी हमारी यहाँ पे मदद हो जाएगी। तो ये है इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। इसको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ना यहाँ पे लोकेशन समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल जाता है। एंड यहीं पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। राइट। अब इसी बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग आपको जो बात ध्यान में रखनी है ना, कि यहाँ पर हमने एक सेंचुरी स्टैब्लिश करी है, दैट इज द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। अब ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या होता है? देखो, यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, ये हैं आपके फ्लेमिंगोस। राइट। तो इंडिया में जो आपको ग्रेटर फ्लेमिंगोस के साथ साथ आपको लेसर फ्लेमिंगोस भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि होती टोटल 6 स्पीशीज हैं, पर इंडिया में ग्रेटर एंड लेसर फ्लेमिंगो आपको होस्ट यहाँ पे करता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का स्टेट बर्ड भी है, ठीक है ना। और ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो होते हैं, साल्ट वाटर लगून्स, मड फ्लैट, सेलेन लेक्स, इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख इस तरह से जो फ्लेमिंगोस होते हैं ना, ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम गुजरात टू मुंबई। एंड अकॉर्डिंगली नवंबर के आसपास वहाँ पे अराइव करते हैं। एंड वहाँ पे थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में यहाँ पे आपको सेटल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इनका जो आईयूसीएन स्टेटस होता है वो आपको लीस्ट कंसर्न आपको देखने को मिल जाएगा। अफ्रीका, सदर्न यूरोप, इन सब देशों के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट ये आया कि सर ग्रेटर फ्लेमिंगो तो हमने यहाँ पे समझ लिया, पर यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी का मतलब क्या है? देखो, मैंने जो आपको अभी लोकेशन बताई थी ना, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इसी के अंतर्गत आपको एक सेंचुरी एस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि आपका जो धनुषकड़ी वाला एरिया है ना, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, वहां पर आपको ये सेंचुरी लोकेटेड देखने को मिल जाती है।
अब पॉइंट ये आता है, ये यहाँ पर क्यों ये सेंचुरी लोकेटेड है ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये गुजरात या बाकी जगह पे क्यों नहीं है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। आप सब लोगों ने ना ये फ्लाईवे सुने होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईवे है, दैट इज द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, राइट। अब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में क्या होता है, जो भी इस तरह से आपके बहुत सारे माइग्रेटरी वेटलैंड बर्ड्स होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूट होता है। एंड हमारी ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ पे सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी ना गल्फ ऑफ मन्नार में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टॉप ओवर है बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स के लिए। एंड बहुत सारे इसमें ग्रेटर एंड लेसर फ्लेमिंगोज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए क्या है, ये हमारा जो ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी आपको यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है इन द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका पर्पस यही है कि माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, जहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर सी टर्टल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स भी है। एंड इस रीजन में आपके मैनग्रोव, सैंड ड्यून्स, मड फ्लैट्स, मार्शेस देखने को मिल जाएंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, जो धनुषकोडी लगून है वो एक तरह से नर्सरी की तरह काम करता है फॉर द फिशेस, क्रस्टेशियंस एंड ऑल अदर सच स्पीशीज, राइट। तो ये कुछ बातें थी ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में, जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि तमिलनाडु के सीएम के द्वारा अभी इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया एट द धनुषकोडी इन रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेशंस। क्लियर? ठीक है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो काजीरंगा की लोकेशन तो आप सब लोगों को पता ही होगी, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में नोटिस भी कर पाओगे। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये आपको असम के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे ध्यान दो, काजीरंगा की लोकेशन ना थोड़ा रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर दरअसल में काजीरंगा नेशनल पार्क की नदन बाउंड्री की तरह यहाँ पे काम करती है। पर सिर्फ काजीरंगा ही, सॉरी, सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर ही नहीं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे आपका दिफ्लू रिवर, मोरा दिफ्लू रिवर, मोरा धनसरी रिवर, ठीक है ना। ये सारी जो अलग अलग रिवर्स हैं, बहुत सारी इस तरह की रिवर्स आपके नेशनल पार्क के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती हैं। अभी हम डिस्कस काजीरंगा को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का जो एरिया था ना, वो एक्सपैंड कर दिया गया है बाय द असम कैबिनेट, जिसको कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम यहाँ पे हेड कर रहे थे। कुछ फैक्ट्स आपको काजीरंगा के बारे में पता होने चाहिए। पहली बात तो यही है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1974 के अंदर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, राइट। एंड साथ ही साथ ये गोलघाट, नगांव, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने को मिलती है इन द असम। एंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर और आपकी जो मिकिर हिल्स है या कार्बी हिल्स जिनको हम बोलते हैं, उसके बीच में यहाँ पे लाई करती है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके फौना जैसे राइनो, टाइगर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट, बफेलो, हुलॉक गिबन, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन जो है, वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2613 वन हॉर्न राइनोज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि पूरी दुनिया का 70% जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर है इन काजीरंगा नेशनल पार्क। दैट इज वाई इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी टाइगर डेंसिटी भी आपको यहाँ पे 32.64 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, एक काफी हाई डेंसिटी इन काजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज राइजिंग ब्लैक कार्बन हीटिंग द हिमालयन स्नो। अच्छा आप लोग एक चीज बताओ, क्या आप लोग एल्बेडो के बारे में समझते हो? एल्बीडो के बारे में आप लोग सुनते होंगे। एल्बीडो पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जैसे एक सरफेस है, इसके ऊपर सनलाइट आई एंड कितनी सनलाइट आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, राइट। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका एल्बीडो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेश स्नो जो होती है, फ्रेश स्नो को एल्बीडो जो होता है ना, वो बहुत अच्छा खासा होता है। तो इसीलिए जितनी सनलाइट आती है उसमें से एक मैक्सिमम पोर्शन वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो बहुत ही कम ऑब्जॉर्ब होगी और उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा एंड स्नो भी मेल्ट नहीं होगी। पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसे चीज़ें हों जिस वजह से इस स्नो का एक तरह से एल्बीडो कम हो जाए, फिर रिफ्लेक्शन कम होगा एंड अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, उससे स्नो मेल्ट एक तरह से तेज़ी से होगा। अब एक जो ब्लैक कार्बन है ना, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, जो बेसिकली आपका बायोमास बर्निंग, व्हीकल एमिशन, स्टोव या ओपन फायर से आता है। ये पॉल्यूटेंट होने की वजह से क्या होता है, आपका जो एल्बीडो होता है वो कम हो जाता है। एल्बीडो कम होने की वजह से आपका स्नो मेल्ट तेजी से होता है, सरफेस वार्मिंग होती है एंड आपका हाइड्रोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस होते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ,
उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से एक तरह से कैटलिस्ट की तरह हो जाती है। अब दिमाग में ये आता है कि सिर्फ ब्लैक कार्बन आया कहाँ से? अरे बता तो रहा हूँ भाई, व्हीकल एमिशन, स्टोव, ओपन फायर, बायोमास बर्निंग, इन सब चीज़ों से होता है। इंडो-गैलेक्टिक प्लेन के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, बायोमास बर्निंग और ये सब चीज़ें। इससे हमें यहाँ पे आपका ब्लैक कार्बन एमिट होता हुआ देखने को मिलेगा एंड उससे आपका दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पर जो स्टडी हुई है ना क्लाइमेट ट्रेंड्स के द्वारा, उसने यही बताया है कि क्योंकि ब्लैक कार्बन के लेवल बढ़ रहे हैं हिमालयाज़ के अंतर्गत, जिस वजह से कहीं न कहीं जो बर्फ है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। अब आप लोग जानते होंगे थर्ड पोल के बारे में। थर्ड पोल जो हम बोलते हैं ना, वो दरअसल में हिंदू कुश हिमालयन रीजन को यहाँ पे बोलते हैं, जिनको हाई माउंटेन एशिया भी एक तरह से बोला जाता है। अब ये बहुत ही क्रूशियल है वाटर सिक्योरिटी के लिए, ग्लेशियर स्टेबिलिटी के लिए, और इस तरह से बर्फ का पिघलना एक तरह से बहुत चैलेंजिंग एक तरह से हमारे लिए बन जाता है। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि अगर हम बात करते हैं ना स्नो के सरफेस टेम्परेचर की, तो पहले ये जो टेम्परेचर हुआ करता था ना 2000 से लेकर 2009 के बीच में, इट वाज -11.27 डिग्री। अब ये टेम्परेचर बढ़ गया है, अब ये बन गया है -7.13 डिग्री सेंटीग्रेड। और खासकर अगर हम बात करें ईस्टर्न हिमालयाज की, वहां पर आपका जो स्नो सरफेस टेम्परेचर है वो हमें और भी ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयाज। बाकी इसके अलावा क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर सप्लाई एक तरह से थ्रेटन हो रही है लगभग 200 करोड़ लोगों को, ठीक है ना। तो रिवर्स को इम्पैक्ट करेगा, या एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को फर्दर और प्रोटेक्ट करेगा, राइट। पर एक चीज जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना, वो आप ये नोटिस करना कि स्नो डेप्थ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। नॉर्मली हमें लॉजिकल तो यही लगना चाहिए कि सर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो स्नो डेप्थ कम होनी चाहिए, पर कम ना हो के वो बड़ी है। क्यों बड़ी है? इसका रीजन पता क्या है? क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों के अंदर, प्रेसिपिटेशन शिफ्ट्स हुए हैं एंड आपका विंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिस वजह से स्नो के गिरने की जो संभावना होती है, जो स्नोफॉल होती है, वो और ज्यादा हो रही है। तो डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, पर क्योंकि स्नोफॉल भी अच्छी खासी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसीलिए स्नो डेप्थ पहले के मुकाबले बढ़ गई है। आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हो, पहले जो स्नो डेप्थ थी वो 0.059 मीटर हुआ करती थी 2000 से लेकर 2009 के बीच में, बट ये बढ़कर 0.117 मीटर हो चुकी है इन द टाइम पीरियड 2022-2023, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आपको पता नहीं चाहिए। बाकी वेस्टर्न हिमालयाज में अच्छी खासी आपको स्नो डेप्थ देखने को मिलती है, राइट, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो एक तरह से विंटर प्रेसिपिटेशन यहाँ पे लेकर आती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। थोड़ा यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पता क्यों बन जाता है? क्योंकि भारत ने पहली बार प्रेसिडेंसी जीती है ऑफ द IIES। अभी तक हम कभी भी इसके प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, पर 2025 से लेकर 2028 की टर्म के लिए हम यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। अब IIAS है क्या दोस्तों? इसको 1930 में स्टैब्लिश किया गया था एंड यहाँ पर ना आपको 31 मेंबर कंट्रीज, 20 नेशनल सेक्शन और 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये पता क्या करते हैं? ये बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, पबएड की यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से आज के समय के ऊपर अलग अलग तरह के पॉलिसी चैलेंजेस हैं, उन पॉलिसी चैलेंजेस को साथ में मिलकर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, राइट, एंड एक तरह से कह लो कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम इसके रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। तो रिसर्च जो है ना पब्लिक गवर्नेंस के रिगार्डिंग, उसको बेहतर बनाने के लिए, लोगों तक उसको बेहतर पहुंचाने के लिए, अगर कहीं पे प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत होती है, तो पब्लिक मैनेजमेंट में हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिस कैसे आ सकती हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं। अब आपको ध्यान में रखना है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक रिसर्च करती है, जिसके हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। भारत इसका 1998 से मेंबर है एंड ये काफ़ी क्लोजली काम करती है यूएन के साथ। अब ध्यान में रखना, हालांकि ये ऑफिशियली एसोसिएटेड नहीं है, एफिलेटेड नहीं है यूएन के साथ, पर यूएन की और संस्थाओं के साथ बहुत ही रेगुलर बेसिस पे इसका काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेपा जो कमेटी ऑन एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पार्टिसिपेट करती है। साथ साथ यूएनपीएन, यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के साथ यहाँ पे ये उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो काफ़ी आपका एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, पर ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर इट इज़ नॉट ऑफिशियली एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन, राइट। तो हम ये थी हमारी आज की डिस्कशन। देखो एक छोटी सी चीज़ मिस होगी, आप सबको ईद मुबारक एंड मेरी उम्मीद यही है कि आज का दिन आप सबकी लाइफ के अंदर बहुत सारी सुख और समृद्धि यहाँ पे लेकर आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं,
इनको आप पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से सही क्या है एंड क्या गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एनटीसीए के रिगार्डिंग, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल इसको जो स्टैचू स्टेटस दिया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट, ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कुल्सी रिवर की, तो ये महानदी रिवर नहीं बल्कि आपका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, उसकी आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया। रामसर साइट्स की बात करें तो देखो ये तो बात बिल्कुल सही है कि 1971 में रामसर ईरान में साइन हुई थी, पर इसको लॉन्च जो था ना वो यूनेप ने नहीं बल्कि आपकी यूनेस्को ने किया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसके हेडक्वार्टर आपको देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।